हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। नया दिन, नई शुरुआत के साथ एक नए डिस्कशन के साथ मैं आपके सामने आपका टीचर ज़ीशान रसूल खान हाजिर हूँ। ठीक है, आज फिर से क्लास 7 के वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आज इस सेशन में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो डिस्कस करेंगे 2017-18 में आए हुए क्वेश्चंस को, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लें हम यहाँ पे गाइडलाइन के बारे में। तो बेसिकली गाइडलाइन में जो है एक छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें कर लें, ओवरव्यू। आप इससे पहले भी हमें अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने आपको प्रॉपरली सारी गाइडलाइन समझा रखी है। और साथ ही साथ अभी इस सेशन में लेट सपोज जो भी हमारे साथ अगर नए व्यूअर जुड़ रहे हैं तो वो उनके लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर दें, आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दें। ठीक है, तो बात करते हैं गाइडलाइन में। यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी OMR फिल करें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त में, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है, लाइक नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एटसेट्रा। ठीक है, साथ ही साथ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। 3 सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो होता है आपका साइंस का होता है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड जो होता है अचीवर्स सेक्शन जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये दोनों के दोनों सेक्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक इकट्ठे पेपर में दिया हुआ होता है। साइंस सेक्शन बी जो आपका साइंस सेक्शन में है, इसमें आपको तीनों इकट्ठे मिलेंगे एक जगह पे। आपको बाइफर्केशन अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तरीके से नहीं मिलेंगे, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, सो आज के सेशन में जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बायो पे हम आपके साथ फोकस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका सेक्शन अचीवर सेक्शन जो है उसमें एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स की है। और सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो इनमें आते हैं वो आपके कंपलसरी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, और सबसे वार्निंग साइन जो यहाँ पे वो ये है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है यूज़ करने के लिए। ठीक, साथ ही साथ जब भी आप OMR फिल करें तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ HB पेंसिल और ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली। नो फाउंटेन पेन, नो जेल पेन आर अलाउड। ठीक है, नो 1B, नो 3B एंड 4B पेंसिल आर अलाउड। मेक यूज़ ऑफ ओनली एंड ओनली HB पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन आइदर इन ब्लू और ब्लैक इंक ओनली। ठीक है, चलिए OMR फिल करने का सबसे जुडिशियस तरीका यही है कि आप उस सर्कल को पूरी तरीके से फिल करें, उसे इनकम्प्लीट ना छोड़ें या फिर उस सर्कल से बाहर की तरफ उसे ना निकाल के दें। राइट, चलिए आगे बात करें तो आज के सेशन में जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे आपके साथ 2017-18 के पेपर के डिस्कशन के साथ। ठीक है, सो LR का सेक्शन आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे इस चैनल पे आपको दूसरे लिंक में मिल जाएगा। सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉटेड मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं। और LR फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी वहाँ से आप आराम से एक्सेस कर सकेंगे, सिमिलर टू बायोलॉजी। ठीक है, सो सबसे पहला साइंस सेक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल से। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे दी गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट को। यहाँ पे फ्लो चार्ट कहता है कि यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, PQRS के टर्म में इनके कुछ क्लूज के फॉर्म में कुछ फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, इनकी न्यूट्रिशन बेसिस, न्यूट्रिशन हैबिट के बिहाफ पे। अब इस हैबिट के बिहाफ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म P है, कौन सा ऑर्गेनिज्म Q है और कौन सा ऑर्गेनिज्म R है और कौन सा ऑर्गेनिज्म S है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए क्लू का हेल्प लेते हैं। और क्लू 1 कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ये ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन दे दिया गया आपको कि ऑर्गेनिज्म इज शोइंग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर क्या ये फुलफिल कर रहा है?
नहीं कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म पी के ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। अगर हाँ कर रहा है तो आगे हम और दूसरे क्लूज का हेल्प लेंगे। ठीक है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, वहां पे पी ऑर्गेनिज्म में हमें क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस ग्रुप में देखिए, अब इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सब के सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो क्या हमने गाइडलाइन में देखा था कि हमारा सिर्फ आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे के ऑप्शन गलत होंगे। तो क्या हम सारे के सारे ऑप्शन को ऑप्ट कर लें? नहीं करेंगे। अभी हमें इनमें से और फिल्टर करना है, और उस फिल्टर को अप्रोप्रिएट करने के लिए हमें आगे जो जितने भी क्लूज दिए गए हैं बाकी क्लूज का हेल्प लेना होगा। ठीक है, अब ये क्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा फिल्टर या हमारा ऑप्शन और भी बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। वो क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है भैया, कर रहा है, करने दो। ठीक है, उसके आगे उसके अंदर और क्या कैरेक्टर होना चाहिए हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ, कि दिस ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है उसके अंदर, साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, ऑटो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो ये आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और साथ ही साथ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। अब क्यू ग्रुप में आप देखिए, तो क्यू ग्रुप में क्या हाइड्रा शो करता है, नहीं करता है, तो ए को आप रिजेक्ट कीजिए। क्या टीनिया शो करता है टीनिया। ठीक है, इसको अभी कंसिडर कर सकते हैं। क्या कस्कूटा करता है, ये भी करता है। क्या कोलियस करता है, नहीं करता। तो ये आपका ऑप्शन ए एंड डी यहाँ पे नलीफाई हो गया। अब हमारा जो पूरा फोकस है वो बी एंड सी पे होना चाहिए। आगे बात करें, अब ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो करता है? हाँ करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्यू है। अगर नहीं करता है तो आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म आर एंड एस क्या क्लू लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नो। तो ऑर्गेनिज्म शो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो कर रहा है तो उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी दिख रही है कि वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। अब अगर हाँ है तो वो ऑर्गेनिज्म आर होगा, अगर नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म एस होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आर की कैटेगरी में हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो बी एंड सी अप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं, बट अप्रोप्रिएट होने के बावजूद ऑप्शन आर में, कैटेगरी आर में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, वो है आपका राइजोपस। सो ऑप्शन सी अभी हमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से अप्रोप्रिएट दिख रहा है। ठीक है, अब लास्ट कंफर्मेशन जो होगा वो इस वाले क्लू से होगा कि ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म शो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म एस होगा, हेटेरोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है, साथ ही साथ पैरासिटिक नहीं है, सॉरी हेटेरोट्रॉफिक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं है, और वो क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ गैम्बूशिया एक फिश है जो इस सारे कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है ऑप्शन एस के लिए। तो कैटेगरी एस के कंफर्मेशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी को भी हमें रिजेक्ट करना होगा और सिर्फ जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी जाएगा। आई बात समझ में? आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल से। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, मोड ऑफ एक्सक्रीटा जो एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से निकालता है केमिकल फॉर्म में, वो क्या क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होती है। उसमें इन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके डाल दिया गया है। अब चलिए आते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लेस किए गए हैं वो सही हैं। स्पॉन्जेस अमोनेटेलिक होते हैं, हाँ होते हैं। हाइड्रा होता है, कार्टिलेजनस फिश नहीं होता है। प्लीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, कार्टिलेजनस फिश इज नॉट अ
अमोनोटेलिक, इंस्टेड इट इज यूरियोटेलिक। ठीक है, लीच एंड क्रोकोडाइल आर अमोनोटेलिक। ठीक, यूरियोटेलिज्म में फ्रॉग, टोड, बोनी फिश, प्लीज यहां पे भी मार्क कीजिए, बोनी फिश जो होती है वो अमोनोटेलिक होती है। ठीक है, टर्टल, मैन, लैंड एंड स्नेल आर ऑल बिलोंग टू यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म में कॉकरोच, पिजन, टॉर्टॉइज, लिजर्ड एंड स्नेक, ये सब के सब आपके यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। तो अब इनकरेक्ट मैच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए क्या दिखा रहा है, 1 and 2 ओनली आर इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल गो एज ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक वेन डायग्राम दे दिया गया है, इसमें कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि ये कौन सा फाइबर दिया गया है या ये कैरेक्टर किस फाइबर को बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बात होती है कि सबसे पहले पी के बारे में। पी कहता है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या कैरेक्टर शो होगा कि इट इज नेचुरल फाइबर। तो प्लांट से ऑब्टेन करने वाला एक नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है। ठीक है, ये कॉटन हो सकता है। सिमिलरली इट इज अ नेचुरल फाइबर एज वेल एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैमल। और ये कैरेक्टर क्यू का जो दिख रहा है वो हमें वुल से मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज अ नेचुरल। तीसरा आर के लिए क्या है हमारे पास, आर के लिए जो कैरेक्टर दिया गया है कि इट इज अ नेचुरल फाइबर। चलिए कोई बात नहीं है, नेचुरल फाइबर है, अच्छी बात है। साथ ही साथ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट, ये भी एक और फाइबर है जो इंसेक्ट से ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज सिल्क। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हमें पी क्यू आर से इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है इसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग। ये कहता है पी इज अ सेल्यूलोजिक फाइबर। ठीक है, कॉटन सेल्यूलोजिक फाइबर है, वेयर एज क्यू एंड आर आर प्रोटीन फाइबर। ये भी बात सही है क्योंकि वुल एंड सिल्क आर बेसिकली प्रोटीनस फाइबर। P could be सीसल, Q could be wool and R could be cotton। तो R अभी हमने फाइंड आउट किया कि कॉटन जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, ना कि इंसेक्ट प्रोडक्ट है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, और ऑप्शन ए जो था हमारा सही था। ठीक है, Q could be obtained from the same animal repeatedly। Q हमारा क्या है बेटा, Q है वुल। और वुल जो है एक ऑर्गेनिज्म से हम साल दर साल, महीने दर महीने ऑब्टेन कर सकते हैं आसानी से बिना उसे हार्म किए हुए। ठीक है, वेयर एज आर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एनिमल वंस इन अ लाइफ टाइम। ये भी बात सही है। सिल्क वर्म एक बार सिल्क प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या हो जाता है, अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो फिर वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, बटरफ्लाई में के शेप में मॉथ का एक शेप ले लेता है और वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वो हैच करने के लिए चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर पी क्यू एंड आर मे इन्वॉल्व रेटिंग, शेयरिंग एंड रीलिंग स्टेप रिस्पेक्टिवली। ये भी बात सही है, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके प्रोसेसिंग में। तो वी सी दैट ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी इज incorrect while all the statement are correct, so the correct answer for our question will go as option B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बिहाफ पे, और यहाँ पे कहता है कि पॉलिनेशन, यहाँ पे 3 प्लांट इन्वॉल्व हैं पी क्यू एंड आर, और इसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं पी क्यू और आर, और पॉलिनेशन के अलग अलग ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं, और ये प्रोसेसेस कंप्लीट होने के लिए अलग अलग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे दिया गया है कि पॉलिनेशन प्रोसेसेस पी क्यू और आर आर रिक्विजिट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए ये 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं पी क्यू एंड आर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन पी जो है वो कौन सा प्रोसेस है, क्यू जो है वो कौन सा प्रोसेस है और कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला क्लू दे दिया गया आपको कि P डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए। अगर इस क्लू को यूज करना है तो पहले आपको ये चीज जानना होगा कि पॉलिनेशन जो होता है वो 2 तरीके का आपको देखने को मिलता है प्लांट में। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है,
और दूसरा जो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इस सेल्फ पॉलिनेशन में एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है आपका जिटिनोगैमी। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है बेटा वो है जीनोगैमी। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं हम जीनोगैमी। ठीक है, तो ये आपके सामने एक ओवरव्यू है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पी कहता है कि प्रोसेस पी में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर क्यू एंड आर में ज़रूरत पड़ रही है। तो अब इस कैटेगरी में हम किस में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पी को जो आप रखेंगे वो किस में रखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन में। क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में जो ऑटोगैमी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लावर जो होता है वो आपका बेसिकली एक कैरेक्टर याद रखिएगा कि ऑटोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एक ही फ्लावर में आपको एक ही जगह पे मेल पार्ट भी मिलेंगे और फीमेल ऑर्गन भी इसमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन वहीं का वहीं आसानी से हो जाता है, वहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर क्यू एंड आर में जो है वो क्या है, क्यू एंड आर में आपको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आगे बात करते हैं, ये कहता है कि पी एंड क्यू हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स। ठीक है, प्योर लाइन प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि सेम टू सेम जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है, वो एक ख़ानदान से दूसरा ख़ानदान या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम कैरेक्टर लेकर के प्रोसीड हो रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों मेथड के हेल्प से। ठीक है, मगर आर जो है, आर गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग शोइंग वेरिएशन अमंग देमसेल्फ। तो जाहिर सी बात है कि जो आर है आपका, आर वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व कौन सा है प्रोसेस, वो आर है। ठीक है, अब ये कहता है कि आइडेंटिफाई प्रोसेसेस पी क्यू एंड आर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। अब आप ये क्या होगा कि सर आपने तो ऑटोगैमी का क्लियर कर दिया कि पी में ऑटोगैमी है, आर में क्रॉस पॉलिनेशन है, तो क्यू का कौन सा प्रोसेस होगा। क्यू जो है बेसिकली यहाँ के सारे डेटा के हिसाब से वो आपका जो दिख रहा है वो कैरेक्टर जिटिनोगैमी का, सेल्फ पॉलिनेशन का सेकंड पार्ट जिटिनोगैमी। अब वो क्यों है अभी हम बताते हैं आपको। ये देखिए, अब करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो प्रोसेस पी इज पॉसिबल इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये कहता है कि प्रोसेस पी जो है वो दोनों पॉसिबल हैं, किसमें, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में नहीं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्यू भी होता तब हम ये स्टेटमेंट कंसिडर करते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बाइसेक्सुअल में, ना कि यूनिसेक्सुअल में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पपाया एंड कुकुरबिट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू प्रोसेस पी एंड क्यू बोथ। सही बात है, क्यों, क्योंकि पपाया में आपको यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर मिलते हैं और बाइसेक्सुअल भी फ्लावर मिलते हैं, तो वहाँ पे जिटिनोगैमी पॉसिबल है। जिटिनोगैमी वैसा सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो होते हैं, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट होगा, उसके दो डिफरेंट फ्लावर आपस में पॉलिनेट कर रहे होंगे। और ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा, उसके मेल एंड फीमेल ऑर्गन आपस में पॉलिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ मैपल एंड डेंडेलियन विंड सर्व एज एन एजेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस आर। सनफ्लावर एंड रेफ्लेशिया प्रोड्यूसेस ब्राइट शोई फ्लावर विथ नेक्टर एंड ऑर्डर टू अट्रैक्ट बैट्स टू कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस क्यू। प्रोसेस क्यू में आपको कराने के लिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखिए, अब कहता है कि इन केस ऑफ मैपल एंड डेंडोलियन विंड सर्व एज एन एजेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस आर। ये बात सही है। ठीक है,
साथ ही साथ सनफ्लावर एंड रेफ्लेशिया प्रोड्यूसेस ब्राइट शोई फ्लावर विथ नेक्टर एंड ऑर्डर टू अट्रैक्ट बैट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस क्यू। प्रोसेस क्यू जो मैंने आपको बताया वो क्या था, जिटिनोगैमी है। तो जिटिनोगैमी के लिए प्लांट सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होगा, फ्लावर दो डिफरेंट होंगे सेम प्लांट पे, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और ब्राइट शोई फ्लावर है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जिटिनोगैमी शो नहीं करेगा, दैट इज प्रोसेस क्यू नहीं शो करेगा। वो क्या शो करेगा, वो ज़्यादा शो करेगा आपको क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज आर। सो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा और सिर्फ आपका ऑप्शन सी सही है आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि ये क्यों सही नहीं हो सकता, तो ध्यान दीजिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पपाया एंड कुकुरबिट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू प्रोसेस पी एंड क्यू बोथ। नहीं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पपाया में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों दिखता है, कुकुरबिट में भी ये कंडीशन शो करता है, और हमने ऑप्शन ए में पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि प्रोसेस पी एंड क्यू यहाँ पे साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज रिलेटेड विद बी, सिमिलरली दोनों के दोनों आपस में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, और ऑप्शन डी का हमने आपको क्लियरेंस दे दिया, और इसलिए आपका जो सही आंसर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म पी क्यू आर एस एंड टी। फिर से एक क्लू के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और इसमें आइडेंटिफाई करना है इस बार हमें पी क्यू आर एस टी ऑर्गेनिज्म को। वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में भी कुछ क्लू हैं और उसके बिहाफ पे आपके ऑप्शन में भी कुछ क्लू छिपाए गए हैं, ठीक है। तो पहले बात करें कि ऑप्शन से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें इस फ्लो चार्ट को पढ़ने और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये कहता है कि P may have a pair of tentacles which bear simple eye at the tip, whereas body of Q may be metamerically segmented। metamerically segmented है, ये एक कैरेक्टर क्लू के फॉर्म में है। दूसरा सिंपल आई है, ठीक है। तीसरा क्या है, टेंटेकल्स हैं, पेयर ऑफ टेंटेकल्स हैं। तो P के लिए हमें देखना है कि P में क्या है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं, मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट हाँ है, और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, P है। तो क्या ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, टेंटेकल्स के साथ मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, एक ही ऑर्गेनिज्म है जो वो कौन हो सकता है, मोलस्का, ठीक है। साथ ही साथ whereas बॉडी ऑफ Q में भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, Q यहाँ पे है आपका, Q में कहता है कि एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं, मस्कुलर फुट प्रेजेंट नहीं, लिक्विड स्केलेटन इज प्रेजेंट हाँ है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन है, Q है। तो इसका मतलब लिक्विड स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और वो है आपका फाइलम एनालिडा में। फाइलम एनालिडा का ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये कहता है एस कुड बी अ वार्म ब्लडेड, यहाँ पे आपका एस इज प्लेस्ड हियर, ठीक है। एस कुड बी अ वार्म ब्लडेड स्टोक, वेयर एज टी कुड बी अ कोल्ड ब्लडेड आरोवाना। आरोवाना एक फिश है, ठीक है। उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो देखिए एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, चलिए ठीक है हाँ है प्रेजेंट। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है हाँ है। अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन है तो उसके अंदर हॉलो बोन्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। हॉलो बोन्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका जो होगा वो अभी इसको कंसिडर करेंगे। अभी और भी कंफर्मेशन टेस्ट देख लें, पहले आर निकालते हैं। आर का क्या कहता है, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट हाँ है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, क्या वो है स्ट्रीमलाइन बॉडी, नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा आपका, आर होगा। अब आर के लिए कहता है कि आर में बियर जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड अंडरगोज मोल्टिंग ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज। मोल्टिंग शो करना, साथ ही साथ जॉइंटेड अपेंडेजेस शो करना, ये कैरेक्टर किसका है, वो कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा हो सकता है, और आर्थ्रोपोडा में याद रखिएगा कि यहाँ पे एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो उसके बिहाफ पे हमें ऑप्शन सी आर जो सी जो है वो
गलत दिख रहा है, बाकी ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा लास्ट कंफर्मेशन टेस्ट ले लें। तो लास्ट कंफर्मेशन टेस्ट कहता है कि एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, हाँ है। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, हाँ है। अगर बॉडी स्ट्रीमलाइन है तो क्या उसमें हॉलो बोन्स देखने को मिल रहे हैं? नहीं देखने को मिल रहे हैं, हॉलो बोन्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ना एव्स में बिलोंग करता है, ना वो आपका मैमेलिया को बिलोंग करता है। ठीक है, सो इट इज, इसका जो फाइनल क्लू जो छिपा हुआ है इसके ऑप्शन में, वो कहता है टी मे रेस्पायर थ्रू गिल्स whereas S possesses lungs as its respiratory organ। और S के पास लंग्स है, हॉलो बोन्स है, तो इसका मतलब है कि S जो है आपका वो एव्स है। ठीक, हॉलो बोन्स और लंग्स का कैरेक्टर जो मिलता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलता है, वो है आपका S। साथ ही साथ इस T के लिए कहता है कि हॉलो बोन्स नहीं है, ठीक, और ये गिल से रेस्पायर करता है, तो ये आपका पाइसेस हो सकता है। फिश को ये बिलोंग कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग डी भी सही दिख रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ गलत कौन है? वो गलत है आपका आर। तो आर में अगर ये एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता और बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है मिलती, तो ये ऑर्गेनिज्म कंफर्म था कि ये आर्थ्रोपोडा हो सकता था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो इनकरेक्ट दिख रहा है कि आर्थ्रोपोडा से ये मैच नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन सी। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो आंसर ऑप्शन सी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज एंड द कंजर्वेशन से, यहाँ पे आपको एक फूड चेन दे दिया गया है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पे एक ऑर्गेनिज्म पी उसे कंज्यूम कर रहा है, और पी को कंज्यूम क्यू कर रहा है, क्यू को कंज्यूम आर कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है। और ये ग्राफ किस बिहाफ पे दिया गया है वो जान लें, इस स्टेटमेंट में दे दिया गया आपको। ये कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कम्युनिटी विच एक्सक्लूसिवली फीड ऑन क्यू। यहाँ पे एक्स ऑर्गेनिज्म आता है और वो सिर्फ और सिर्फ हंट किसको कर रहा है? क्यू को, और क्यू को इस कम्युनिटी से गायब करता चला जा रहा है, ठीक है। तो उस जब इस पर फीड कर रहा है, इसको गायब कर रहा है, तो इसका आफ्टर इफेक्ट किस ग्राफ में हमें देखने को मिल सकता है वो हम जरा जान लें। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शो द चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ पी एंड आर ओवर टाइम। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला इस कम्युनिटी से एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इनका पॉपुलेशन एज इट इज बरकरार रहेगा, मगर पी को कंज्यूम करने वाला क्यू खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पी की पॉपुलेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पी की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी विथ पैसेज ऑफ टाइम। वहीं पे क्यू गायब हो गया है, तो इसका जो सोर्स था फूड का सोर्स, आर का जो फूड का सोर्स क्यू था वो गायब हो गया, तो आर का जो पॉपुलेशन होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। और ये बात समझ में। अब इस ग्राफ में प्लीज देखिए कि क्या ग्राफ ए में पी का पॉपुलेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या वो आर का भी पॉपुलेशन बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, या सॉरी घटता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक। इसको रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पी की पॉपुलेशन पहले बढ़ती हुई दिखी, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट और ज्योमेट्रिकली बढ़ता जा रहा है। क्या आर का पॉपुलेशन घटा? हाँ, इसमें घटता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी की पॉपुलेशन, यहाँ पी की पॉपुलेशन बढ़ी फिर घट गई फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा। पी का पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। आर में अनडिफाइंड कंडीशन है, डी वाले कंडीशन में पी एंड आर का, सो ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ आपका सही जो दिख रहा है वो आपका बी दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि आर की पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में है और पी की पॉपुलेशन इंक्रीज में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी ज्यादा अच्छे से, ग्राफ बी जो है आपका ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे फिर से एक ग्राफ दे दिया गया है और इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ 4 डिफरेंट एंजाइम पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पे 4 एंजाइम है, पी क्यू और आर एस, ठीक है। ये 4 एंजाइम है और इनका एक्टिविटी शो किया जा रहा है पीएच के बिहाफ पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पीएच स्केल है और वाई एक्सिस पे आपको इसकी एक्टिविटी रिप्रेजेंट की गई है।
अब यहाँ से हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज एंजाइम फाउंड इन स्टमक। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन हो सकता है एंजाइम और नॉट अफेक्टेड बाय पीएच। अब अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो पीएच का जो हम यहाँ पे ग्राफ पे अगर रीडिंग करें तो हम देखने को मिल रहा है कि ये पिक परफॉर्मेंस pH 2 पे शो कर रहा है। pH 2 पे शो करने वाला एक ही केमिकल है जो हमारी बॉडी में मिलता है, वो स्टमक में मिलता है, एंड दैट इज HCl। ठीक है, बट यहाँ पे एंजाइम है, तो एंजाइम एक और एंजाइम है जो HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है, दैट इज पेप्सिन, और पेप्सिन मिलता है आपके स्टमक में। ठीक है, तो जब pH 2 के हेल्प से HCl सिक्रीट होगा तो HCl के सिक्रीशन के इफेक्ट में पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, जो एंजाइम होगा स्टमक में वो Q होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P की अगर हम बात करें तो P जो दिख रहा है हमें, ये है आपका P हमें दिख रहा है कि इसका जो pH के इफेक्ट से इसमें कोई भी बदलाव नहीं है इसके एक्टिविटी में, तो इसका मतलब है कि P हमेशा कांस्टेंट चल रहा है, और अनअफेक्टेड बाय pH जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ P होगा। ठीक है, अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंडीशन होता है वो बेसिक कंडीशन होता है, मतलब कि वो बेसिक मीडियम में वहाँ पे सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ना कि एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो एक्टिवेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन होती है, तो उसके बिहाफ पे तो Q हमें मिल गया। अब R का अगर हम देखें यहाँ पे तो वो ये आपका वीक एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट हो रहा है, वहीं पे S जो है वो आपको वीक बेसिक मीडियम में एक्टिवेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है S जो है आपका S, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एंजाइम हैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम है। सो वी सी दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, whereas rest options are incorrect or incorrect combination, so we will be not approaching to other options, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जा रहा है ऑप्शन डी, सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल में, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे 4 सेटअप रखे गए थे प्लांट का। यहाँ पे बेसिकली पता करना था कि प्लांट जो वाटर है रिजर्वायर से या अपने सॉइल से जो ऑब्टेन करता है वो कैसे करता है। ठीक है, तो कहता है कि मान्या वांटेड टू फाइंड आउट इफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट, सो शी डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेटअप शुड शी चूज टू कंडक्ट अ फेयर टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेटअप है। ठीक है, इस बीकर को कवर कर दिया गया है लिड से, वहाँ पे पानी फिल कर दिया गया और इस प्लांट के रूट को इंटैक्ट रखा गया। ठीक है, वहीं पर सेकंड में भी वही चीज़ किया गया, बट यहाँ पे रूट मेजॉरिटी रूट जो इनकी है एक प्राइमरी रूट को छोड़ करके बाकी जो सब्सिडियरी रूट थी उनको हटा दी गई है। ये डिफरेंस है P एंड Q में। ठीक है, बट रूट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी वही किया गया कि Q वाला सेटअप तो लिया गया, बट यहाँ पे क्या है, लिड यहाँ पे से हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिड इज एब्सेंट, प्लीज मार्क दिस, लिड इज एब्सेंट। ठीक है, सिमिलरली S में क्या है, साथ ही साथ इस प्लांट में और Q वाले प्लांट में फर्क ये है, यहाँ पे देखिए कि ये मैच्योर प्लांट है। ठीक है, यहाँ से रूट भी हटा दिया गया है, मेजर रूट जो थे वो सब हटा दिए गए हैं, साथ ही साथ ये एक मैच्योर प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग भी कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ S सेटअप में क्या किया गया कि प्लांट R और S में भी एक रिलेशन है, वो ये है कि ये प्लांट में रूट को रखा गया सिमिलर टू P सेटअप, मगर साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया, R की तरीके से यहाँ पे लीड इज एब्सेंट, तो इसमें भी लीड एब्सेंट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो पानी का जो लॉस होगा इस चारों सेटअप में से, पानी का जो ज़्यादा लॉस या जो लॉस नहीं दिखेगा वो किस में नहीं दिखेगा, आपको R और S में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लीड नहीं है तो डायरेक्ट इवेपोरेशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि सनलाइट में इसको रखना ही रखना है, तो वहाँ पे सनलाइट के इफेक्ट में डायरेक्ट इवेपोरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। मगर इसके केस में P एंड Q के केस में यहाँ पे रूट मौजूद है आपका और साथ ही साथ लिड से उसको कवर कर रखा गया है,
तो पानी अगर इवेपोरेट भी होगा तो वो फिर कंडेंस होकर के नीचे आएगा और वो रूट के जरिए प्लांट में ऊपर की तरफ से लॉस होगा, सिर्फ और सिर्फ लीफ से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू लॉस होने का चांस बनता है। तो अब इसके हिसाब से मानव को कौन सा टेस्ट, 2 सेटअप यूज करना चाहिए टेस्ट के लिए। तो कंफर्म ये है कि P एंड Q ही ज़्यादा बेहतर सेटअप है रादर देन R एंड S। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इवेपोरेशन होगा, तो ये चीज़ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल से, और इस क्वेश्चन में बेसिकली एक स्टूडेंट है जो ब्लड स्मीयर स्लाइड की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, एक स्लाइड ली और उस स्लाइड पे इसने ड्रॉप ऑफ ब्लड को रखा, ठीक है, ड्रॉप ऑफ ब्लड को रखा गया, ठीक है। उसके साथ साथ इस ब्लड में यहाँ पे ने ऐड कर दिया डिस्टिल्ड वाटर को। ये आपका डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड किया गया हुआ है। डिस्टिल्ड वाटर की जो कैरेक्टर होती है, याद रखिएगा, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है, सॉल्ट दैट इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन शो करता है, ठीक है। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0 होती है। अब इसके ऊपर इन्होंने और साथ ही साथ क्या कर दिया, इसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड लगाया और इसको कवर करके माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ले गए देखने के लिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब ले गए हैं इसको देखने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन देखने को मिले जो ऑप्शन में आपको प्रेजेंट किए गए हैं। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉसिबल कंडीशन है जो देखने को मिला होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो वो क्या था कि सबसे पहला कहता है कि द ब्लड सेल हैड बर्स्ट, ब्लड सेल जो थी वो फट चुकी थी या उसकी ब्रेकडाउन हो रखी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है ये आगे बताएंगे हम अभी। द ब्लड हैड ड्राइड बिफोर द वाटर वॉज एडेड, ये कंडीशन बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। साथ ही साथ द ड्रॉप ऑफ वाटर डाइल्यूटेड द ब्लड टू मच एंड सेल्स डिस्पर्स टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये कंडीशन कितना भी डाइल्यूट होगा तो इतना भी नहीं होगा कि माइक्रोस्कोप के नीचे इसके कंपोनेंट को ना देख सकें। साथ ही साथ कहता है कि द वाटर काउज द सेल टू श्रिंक, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए का जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। वो इसलिए है क्योंकि वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। हायर पोटेंशियल का मतलब जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा और जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम, उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपने ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड सैंपल के अंदर में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, वहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो सॉल्ट जो होगा वो कंपोनेंट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपनी तरफ। जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा एंड दैट इज एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस के वजह से ये सेल, ब्लड सेल जो होगा वो धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने मेम्ब्रेन को के इलाके को बढ़ाता चला जाएगा। धीरे धीरे इसके इफेक्ट में क्या होगा कि एक टाइम आकर के ये मेम्ब्रेन उस चीज़ को रेजिस्ट करना बंद कर देगी और वो रप्चर कर जाएगी, ठीक है। रप्चर करेगी तो कंडीशन ए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए आंसर जो आपका सही जाएगा वो ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक वेन डायग्राम दे दिया गया है। वेन डायग्राम में आपको कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, 2 ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू की। ये कहता है कि पी के पास फ्लिपर लाइक विंग है, ठीक है, विंग्स हैं जो फ्लिपर की तरह दिखते हैं। साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन बॉडी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पी है वो आपका पेंगुइन का कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि पेंगुइन में फ्लिपर्स होते हैं और वो बर्ड का जो कैरेक्टर कॉमन है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का प्रेजेंस होना। क्यू जो है, क्यू के पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी तो है और साथ ही साथ न्यूमेटिक बोन है। तो इसका मतलब है कि ये न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ये फ्लाइट वाले बर्ड हैं, ये फ्लाइट बर्ड हैं, ये उड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ठीक, अब ऑप्शन ए के हिसाब से देखना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इन 4 स्टेटमेंट में से कि पी एंड क्यू के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ये कहता है पी हैज अ थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट फॉर इफेक्टिव इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। तो पेंगुइन में ये जाहिर तौर पे आसानी से देखने को मिलता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो होती है, तो वहाँ पे उन्हें इंसुलेट होते रहना होता है।
उस प्रोटेक्शन के लिए उनके पास सबक्यूटेनियस फैट का एक लेयर बना हुआ होता है, मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये कहता है कि P इज कोल्ड ब्लडेड वेयर एज Q इज वार्म ब्लडेड। दोनों बर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड होंगे, ना कि एक कोल्ड और दूसरा वार्म होगा। तो P इज पेंगुइन विच इज अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन वेयर एज Q कुड बी अ साइबेरियन क्रेन, ठीक है, विच स्केप्स हार्श विंटर बाय माइग्रेटिंग टू वार्म लैंड। और साइबेरियन क्रेन जो है एग्जांपल ऑफ फ्लाइट बर्ड है, ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ये फ्लाई करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो इसलिए इनके पास न्यूमेटिक बोन है, मगर यहाँ पे इन्हें स्विम करना होता है, पानी में ज़्यादा टाइम रहना होता है, तो ये इनके पास न्यूमेटिक बोन की जगह पर एक अडेप्टेशन दूसरा आ जाता है कि विंग्स इनका कन्वर्ट हो रखा होता है फ्लिपर्स में। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी बोलता है बोथ P and Q may have web feet but P is adapted to swimming whereas Q may swim and fly both। ये भी बात सही है, ये हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज P। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे एक मेडिकल कंडीशन दी गई है कि एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ जिसके वजह से उसे आयरन लंग की ज़रूरत पड़ गई और आयरन लंग के हेल्प से वो रिस्पायर कर रहा है, ठीक है। कहता है कि आयरन लंग मे बी एम्प्लॉयड टू टेक ओवर द रोल ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। द पर्सन इज प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल चैम्बर कॉल्ड आयरन लंग व्हाइल हिज हेड रिमेन आउटसाइड द सिलेंडर एंड एयर टाइट सील इज प्लेस्ड अराउंड हिज नेक। यहाँ पे सील लगा दी जाती है नेक के चारों तरफ। और changes in pressure within the iron lung allow the flow of air into and out of his lung. Which of the following statement about the iron lung is correct? Breathing with an iron lung is still possible if the patient trachea is completely blocked. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अगर ट्रैकिया ही चोक कर गया, ब्लॉक कर गया, तो सांस लेना तो मुहाल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द आयरन लंग काउजेज द पेशेंट लंग टू एक्सपैंड, नहीं, एक्सहेलेशन के दौरान नहीं होगा, इनहेलेशन के दौरान होगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन द प्रेशर इन द पेशेंट लंग इज इंक्रीज्ड, नहीं, इनहेलेशन के दौरान प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, वो एक्सहेलेशन के दौरान होगा ताकि वो बाहर हवा को निकाल सके। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज पॉसिबल इवन इफ द पेशेंट लंग इज पंचर्ड, ये बात सही है, ठीक है। सो ओनली एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर गिवन इज ऑप्शन डी। और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट सही दिख रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल की। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज the most effective way to measure the effect of different carbon dioxide concentration on the rate of photosynthesis। ये कहता है placing same amount of dry ice in similar bell jar kept in sunlight containing different plant। ये क्या कंडीशन फेवर करेगा? most effective way to measure the effect of different carbon dioxide concentration on the rate of photosynthesis, बिल्कुल नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए। Using different concentration of sodium hydrogen carbonate solution with same type of immersed water plant in similar bell jar placed in sunlight, क्या ये possible है? Using different concentration of sodium hydrogen carbonate NaCO3, ठीक है, solution with same type of immersed water plant in similar bell jar placed इन सनलाइट, ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा कहता है कि वेरिंग लाइट इंटेंसिटी गिवन टू डिफरेंट वेल वाटर प्लांट प्लेस्ड इन सिमिलर बेल जार केप्ट इन सनलाइट, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वेरिंग अमाउंट ऑफ एयर प्रोवाइडेड टू डिफरेंट वेल वाटर प्लांट प्लेस्ड इन सिमिलर बेल जार केप्ट इन सनलाइट, ये भी पॉसिबल नहीं है। इससे आप CO2 का कंसंट्रेशन नहीं मेज़र कर सकते हैं, मतलब CO2 के कंसंट्रेशन से जो इफेक्ट आ रहा है वो नहीं मेज़र कर सकते हैं इन A, C एंड D कंडीशन से। सिर्फ और सिर्फ वो पॉसिबल है ऑप्शन बी के गिवन कंडीशन से। सो द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन विल गो एज ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन से। सौराष्ट्र, a land with history of severe water scarcity, hostile climate and rockland, is now self-sufficient in water availability due to the effort of Dash, who taught the local people the importance of rain water harvesting। तो इनमें से कौन से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे सौराष्ट्र को अवेयर किया और वहाँ पे उन्हें वेल वर्स किया कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकें और वहाँ पे वाटर की जो स्कार्सिटी हो रही है उसको ख़त्म कर सकें। तो वो थे श्यामजी भाई जे अंतला। ठीक है, श्यामजी भाई जे अंतला ने ये एक्टिविटी अपने एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से वहाँ के लोगों को अवेयर किया और उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई और वहाँ पे वाटर स्कार्सिटीज को डील करने में हेल्प करना सिखाया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डाइकोटोमस की के क्लू दिए गए हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, 1, 2 एंड 3, और हर स्टेटमेंट में 2 क्लू दिया गया है और उस क्लू के हेल्प से हमें रेफर करना होता है कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है और उसी के बिहाफ पे हम पता कर सकेंगे कि कौन ऑर्गेनिज्म पी है, कौन ऑर्गेनिज्म क्यू है और आर और एस है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो प्लीज मेक यूज ऑफ ऑप्शन या स्टेटमेंट 2। तो फूड क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो रहा है कि रूट ऑफ प्लांट से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है तो वो प्लांट जो होगा वो क्या होगा, पी होगा। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ द प्लांट, अगर ये कंडीशन है तो फिर हम क्या बोलेंगे, क्यू है। सिमिलरली बोलेंगे हम अगर फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, G0 तो क्या वो ऑर्गेनिज्म, फिर तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 3 का हेल्प लेंगे और इसके हिसाब से फूड इज कैटेगराइज्ड एज एनर्जी गिविंग फूड एनिमल के लिए, फूड इज कैटेगराइज्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड फॉर एस कैटेगरी के लिए। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P, Q, R एंड S। ये कहता है कि P कुड बी फेनुग्रीक वेयर Q कुड बी कॉर्न और मेज। सो P को यहाँ पे फेनुग्रीक कंसिडर किया जा रहा है और Q कुड बी कॉर्न और मेज। तो फेनुग्रीक क्या रूट से ऑब्टेन करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। या दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फूड इज सेकेंड बोलता है कि R कुड बी एग, दिस इज R एंड R इज ऑब्टेन्ड कैटेगराइज्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एग जो है वो बेसिकली हम यूज ही करते हैं एनर्जी डिराइव करने के लिए, वेयर एज S इज फूड कैटेगराइज्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हनी जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल तो है, एग जो है बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है, ये रिवर्स कंडीशन होता तब ये सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन बी भी रिजेक्ट होता है। आर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लाइंग इंसेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लाइंग इंसेक्ट, सही बात है, हनी बी से ऑब्टेन करते हैं। वेयर एज एस कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल, बात सही है, एक दोनों कंडीशन में मिलता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पी कुड बी टर्मरिक और जिंजर obtained from root of the plant, turmeric and ginger they both are stem not root, so whereas Q could be rice or lentils and Q जो है obtained from seed of the plant, तो rice और lentils तो seed तो हैं बट ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राहुल टुक इक्वल अमाउंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल X, Y एंड Z इन डिफरेंट वेसल। इन्होंने क्या किया, 3 डिफरेंट वेसल लिए और इसमें सॉइल रखा गया X, Y एंड Z। ठीक है, ईच विथ पोर्स एट द बॉटम, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, पोर बनाया गया, यहाँ पे बॉटम में इनके पोर्स रप्चर करके एक पोर्स क्रिएट करा गया। ठीक है, He then poured equal amount of water over each sample। यहाँ से इसमें पानी सप्लाई की गई बाहर से
ठीक है, इन तीनों में पानी सप्लाई किया गया, ठीक है, equal amount of water over each sample one by one and tabulated the percolation rate of these three sample as represented by the given graph। यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि x में जो है, x में सबसे कम या सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ परकोलेशन फाइंड देखने को मिला, ठीक है, x में आपको लोवेस्ट रेट ऑफ परकोलेशन देखने को मिला, y में सबसे ज़्यादा है और z में इंटरमीडिएट रेट ऑफ परकोलेशन देखने को मिल रहा है। अब ये कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। सबसे पहला कहता है सॉइल वाई शो हाईएस्ट वाटर, सॉइल वाई शोज हाईएस्ट वाटर रिटेंशन एंड इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग द बॉटम ऑफ एन आर्टिफिशियल पॉन्ड। अब सॉइल वाई में हमें परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब पानी वहाँ पर रिटेन होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको पॉन्ड बनाने में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पानी सारा सिप करके निकल जाएगा। सॉइल वाई इज प्रेजेंट इन मार्शेज वेयर एज सॉइल जेड इज अबंडेंटली फाउंड एट सी शोर। नहीं, क्यों? क्योंकि वाई जो कंडीशन शो कर रहा है वो सैंडी सॉइल है। बेसिकली वाई को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सैंडी सॉइल है, ठीक है, और x जो है वो क्लेई सॉइल है क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम परकोलेशन रेट देखने को मिल रहा है, और z में जो है वो इंटरमीडिएट है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल के कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी कहता है कि सॉइल वाई इज सॉइल, ऑप्शन बी कहता है सॉइल वाई इज प्रेजेंट इन मार्शेस वेयर सॉइल जेड इज अबंडेंटली फाउंड एट सी शोर। ये कंडीशन अगर लेते हैं सी शोर का तो वो कौन हो सकता था? वाई, ना कि जेड, और जेड जो होता, जेड इस दोनों में कहीं नहीं मिलता, मार्शेज में कहीं नहीं मिलता। ये सॉइल वाई इज वेल ड्रेन्ड वेयर एज सॉइल एक्स इज नॉट, हेंस इज ऑफन वाटर लॉग्ड। और हमेशा क्या है, एक्स में आपको पानी का जमाव देखने को मिलेगा। एक्स में आपको जाहिर सी बात है परकोलेशन नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगा, और वाई में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट है तो वेल ड्रेन्ड है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। सॉइल एक्स इज़ वेल एरिएटेड, hence ideal for growth of plant root, whereas plant growing in soil Z possesses aerial root or pneumatophore as it is waterlogged। ये condition भी incorrect है, तो correct answer will be the option C। So here the correct answer is option C, क्योंकि water soil Y में highest percolation rate के presence की वजह से वहाँ पर draining ज़्यादा है, और X में ये चीज़ absent है या काफ़ी reduced form में है, इसलिए वहाँ पे water logging हमें आसानी से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर रिलेशनशिप दे दिया गया है फ्रूट पिल, यूज सिरिंज एंड प्लास्टिक टिफिन, ठीक है। फ्रूट पिल क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल है। यूज सिरिंज क्या है? ये वेस्ट के फॉर्म में है, और प्लास्टिक जिसको हम वेस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और प्लास्टिक टिफिन जो है आपका ये रीयूज तो किया जा सकता है बट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो चपाती, यूज्ड यूरिन बैग एंड ग्लास बॉटल, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, इसको कंसिडर कीजिए। न्यूज़पेपर, ब्लड सैंपल नहीं, कुक बीन्स नहीं, क्योंकि कुक बीन्स को फिर से हम बायोडिग्रेडेबल में रखना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। स्पेक्टिकल्स नहीं, आर्टिफिशियल है। रॉटन वेजिटेबल, मिरर, ये भी नहीं होगा। मेटल की, न्यूज़पेपर, एनिमल एक्सक्रीटा, ये भी नहीं होगा। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए का जो रिलेशनशिप है वो अब गिवन अबव रिलेशनशिप से मैच खाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन दैट इज अचीवर सेक्शन की बात करें तो अचीवर सेक्शन में हम क्या देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके के आ रखे हैं हमारे पास। अगर यहाँ पे देखिए तो एक ग्राफ दे दिया गया है, आई गेस ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यहाँ पे, इसकी ब्राइटनेस कम करें थोड़ा जी। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया गया है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस जो आपका है वो क्या दिखा रहा है? हैबिटेट शो कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 3-4 रीजन दे दिए गए हैं, पी, क्यू, आर और एस। तो पी
पी का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 25 से 50 के बीच में, तो तकरीबन 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये इलाका, ये हैबिटेट क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल हो सकता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में ये टेम्परेचर आमतौर पे हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली क्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माउंटेनस इलाका है जहाँ पे कंटिन्यूस हमेशा आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है। और आर जो है वो -25 है, तो कहीं ना कहीं -25 के नज़दीक होने की वजह से ये पोलर रीजन होगा। और क्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं हिमालय लाइक रीजन होगा, ठीक है। और एस जो है वो कहीं आप देखने को 50 डिग्री से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका डेजर्ट एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या करना है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द हैबिटेट विद द टाइप ऑफ अडेप्टेशन। अब इस इलाके में कौन सा अडेप्टेशन मुख्य तौर पे हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करें। ये कहता है कि पी में कैमोफ्लाज देखने को मिलेगा, मिल सकता है। क्यू जो है आपका पोलर माउंटेनस इलाका है, तो वहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर आसानी से अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अडेप्टेशन के लिए, तो ये ऐसे ही रिजेक्ट होगा। लीव्स विथ एक्सटेंसिव लैमिना, क्या लीव्स विथ एक्सटेंसिव लैमिना आर वाले रीजन में देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉनिफर्स या प्लांट्स ना के बराबर ही देखने को मिले, या स्पाइनी टाइप के हों। थिक फर, एस में थिक फर नहीं मिलेगा, वहाँ पे फर की ज़रूरत नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी तरीके से रिजेक्ट होती है। स्टार्टलिंग कलरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, थिक फर आसानी से देखने को मिलेगा। सबक्यूटेनियस फैट आर कंडीशन में बिल्कुल आसानी से देखने को मिलेगा। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एस रीजन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको इस ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, इस हर एक हैबिटेट के रिगार्डिंग। ऑप्शन सी बोलता है मिमिक्री हो सकता है, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन नहीं, एस्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हाइबरनेशन होगा, ठीक है। रूट्स रिड्यूस्ड और एब्सेंट ये भी नहीं होगा, रूट्स वहाँ पे काफ़ी इलोंगेटेड, काफ़ी डीप सीटेड होते हैं। न्यूमेटोफोर नहीं मिलेंगे। स्टेम स्टोर वाटर और म्यूसिलेज, स्टार्टलिंग कलरेशन, ब्लबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी का जो कंडीशन सेट जो दिया गया है वो आपको प्रॉपर मैच खाता है गिवन हैबिटेट एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप ग्राफ से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लब कर दिए गए हैं, सेम स्टेटमेंट दोनों के लिए यूज कर दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि रीड द गिवन पैसेज हैविंग सम वेरिएबल एंड फ्यू इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। एक्स जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन के केस में, तो वो कौन सा हो सकता है, एक्स इज द मेन, तो मतलब कि लंग्स के बारे में बात की जा रही है। हम अपने क्लू को निकालते चले जाएं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड ट्रैकियोल्स, ठीक है, ये ट्रैकियोल्स है, विच आर कनेक्टेड टू द ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया एंड अ फर्दर ब्रांच्ड इनटू स्पाइरेकल। तो ट्रैकियोल क्लब करके बनाता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया जाकर के फिर ओपनिंग करता है स्पाइरेकल्स में। स्कोलियोडोन रिस्पायर थ्रू वाई विच इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। स्कोलियोडोन में बेसिकली जो मिलेगा वो आपको गिल्स मिलेगा, ठीक है। Z इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, और Z क्या है, मेन गैसियस एक्सचेंज साइट है, तो ये स्टोमेटा है, ठीक है। ईच Z इज गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल से ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये स्टोमेटा है, विच आर फर्दर flanked by specialized epidermal cell called guard cells, ठीक है। Identify X, Y and Z in the given passage and select the incorrect option regarding them। तो ये हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया X, Y, Z को। अब इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है
ये कहता है वेल्स एंड डॉल्फिन ऑल्सो हैव एक्स एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या ये हो सकता है? जैसे हमारे अंदर लंग्स है तो क्या वेल्स एंड डॉल्फिन में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल और प्रेजेंस ऑफ लंग इज ओनली फाउंड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, और डॉल्फिन एंड मैमल्स आर डॉल्फिन एंड whales are mammal, so they will also bear lungs, whereas alveoli is the main site of gaseous exchange। बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन ए जो है, स्टेटमेंट ए जो है सही है, ये अभी इनकरेक्ट नहीं है। अब हमें और बाकी तीन में से देखना कौन इनकरेक्ट हो सकता है। तो ये कहता है कि वाई इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वाई क्या है? गिल है, और वाई इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टैडपोल लार्वा एंड सी हॉर्स। सी हॉर्स क्या है? फिश है। टैडपोल लार्वा में भी गिल्स होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। Z इज एब्सेंट इन ऑल हाइड्रोफाइट। स्टोमाटा जो होता है वो हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है, बट इज अबंडेंटली प्रेजेंट ऑन द अपर लीफ सरफेस ऑफ ऑल जीरोफाइट। अब बात यह है कि हाइड्रोफाइट में अगर एब्सेंट होगा तो फिर हाइड्रोफाइट आपके किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है इस दूसरे स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि अपर लीफ ऑफ जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में मिलते हैं, उन्हें क्या होना चाहिए होता है? अपना पानी बचा के रखना होता है अपने बॉडी में, और वो क्या करेंगे? अगर अपर लीफ में ही दे देंगे और अपर लीफ आपका सन की तरफ एक्सपोजर होगा तो पानी जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, वहाँ पे संकेन स्टोमेटा मिलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका जो होगा गलत होगा। अब ऑप्शन डी को ज़रा देख लें फाइनली। व्हेन प्रेशर इनसाइड एक्स ड्रॉप, मतलब कि लंग्स में प्रेशर जब ड्रॉप होगा, इंस्पिरेशन अकर। क्या इंस्पिरेशन तब होता है जब प्रेशर डिक्रीज करता है? बिल्कुल होता है। एंड व्हेन प्रेशर इनसाइड एक्स स्टार्ट इंक्रीजिंग द एयर कंटेंट इन इट इज पुश्ड आउट काउजिंग एक्सपायरेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका सही आंसर है वो कौन है? वो आपका आंसर है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम स्टेटमेंट है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो फिर से मार्क कर देता हूं। एक्स इज द लंग, वाई इज द गिल एंड जेड इज द स्टोमेटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है बच्चे, वो ये फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द वर्ड इटैलिसाइज्ड इन द गिवन पैसेज। तो इस क्वेश्चन में सिमिलरली हमारे पास वही सारे स्ट्रक्चर हैं जो पीछे हमने डिस्कस किया था। गिल्स एज एक्स, लंग्स एज वाई, सॉरी एक्स एज लंग, वाई एज गिल एंड जेड एज स्टोमेटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो करेक्ट ऑप्शन। पिछली बार जो था वो कुछ और कंडीशन दिए हुए थे, इस बार हमें इटैलिसाइज्ड स्टेटमेंट वर्ड्स के हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ये कहता है द पोजीशन ऑफ स्पाइरिकल एंड ट्रैक्यूल शुड बी इंटरचेंज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका पोजीशन इंटरचेंज होना चाहिए। दूसरा कहता है द पोजीशन ऑफ ट्रैक्यूल्स एंड ट्रैकिया शुड बी इंटरचेंज। क्या ये पॉसिबल है या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो इनकरेक्ट। ठीक है, सब्सिडरी शुड बी नॉट बी रिप्लेस्ड एज इट इज करेक्टली मेंशन्ड। ये भी बात सही है। गार्ड सेल शुड बी रिप्लेस्ड। एक मिनट, हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये भी हमारा रिजेक्ट होगा, ये भी रिजेक्ट होगा। ऑप्शन डी पे आ जाएं रिजेक्शन के लिए। क्या ये पॉसिबल है? गार्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय लेंटिसेल, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ए है जो सही है, बाकी सारे के सारे आपको गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, तो इस सेशन को एंड करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी रीच को और भी इन्हांस करें। ठीक है, अगर आप हमारे इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट से और जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ student.myclassroom.digital पे। ठीक है, इसके अलावा आप हमें हमारे कंटेंट को अपने फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने टैबलेट पे भी एक्सेस कर सकते हैं।
आपको बस करना होगा कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से माई क्लासरूम के ऐप को इंस्टॉल करके वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पे अगर आप हमें रीच करना चाहते हैं तो हमारे इस गिवन हैंडल के थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से भी आप हमें रीच कर सकते हैं। सारे के सारे चीज़ों की लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से भी हमें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू, बाय बाय।